हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 22 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 23। फ्रेंड्स 23 की मार्जिन नोट्स में दिया गया है कि डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। डिक्री इन प्रोसीडिंग्स मीन्स कार्यवाहियों में डिक्री, मीन्स कोर्ट की कार्यवाहियों में डिक्री। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 23 में 4 सबसेक्शन दिए गए हैं और सबसेक्शन 1 में ए, बी, डबल बी, सी, डी और ई ऐसे 6 क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसेक्शन 1 में क्या दिया गया है कि इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट वेदर डिफेंडेड और नॉट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट। मीन्स इस एक्ट के अंदर किसी भी प्रोसीडिंग में चाहे उसमें प्रतिरक्षा की गई हो या न की गई हो, मीन्स चाहे उस मैटर को डिफेंड किया गया हो या फिर न किया गया हो, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट, अगर कोर्ट को समाधान हो जाए कि, क्या समाधान हो जाए, जो क्लॉज नंबर ए, बी, डबल बी, सी, डी और ई में दिए गए हैं। तो क्लॉज नंबर ए में क्या दिया गया है कि एनी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर ग्रांटिंग रिलीफ एग्जिस्ट एंड द पिटिशनर except in the cases where the relief is sought by him on the ground specified in subclause A, subclause B or subclause C of clause 2 of section 5 is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief। तो कोर्ट को क्या समाधान हो जाए कि any of the ground for granting relief exists and the petitioner is not in any way taking advantage of his or her own wrong or disability for the purpose of such relief। अगर कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाता है कि जिन आधारों पर पिटिशनर ने रिलीफ मांगा है उनमें से कोई आधार जो है वो विद्यमान है और जो पिटिशनर है वो अपने किसी रॉन्ग का मीन्स अपने किसी गलती का या फिर अपने किसी डिसेबिलिटी का मीन्स नियोग्यता का फायदा नहीं उठा रहा है या फिर नहीं उठा रही है, except in cases where the relief is sought by him on the grounds specified in subclause A, subclause B और subclause C of clause 2 of section 5। सेक्शन 5 के क्लॉज 2 के सबक्लॉज A, सबक्लॉज B और सबक्लॉज C को छोड़ करके। तो सबसेक्शन 1 के क्लॉज A में यह दिया गया है कि जिन आधारों पे रिलीफ मांगा गया है उन आधारों में से अगर कोई एक आधार विद्यमान है और पिटिशनर जो है वो उस रिलीफ को प्राप्त करने के लिए अपने किसी रॉन्ग का फिर डिसेबिलिटी का फायदा नहीं उठा रहा है, लेकिन उसमें आगे ऐसा दिया गया है कि ऐसे केसेस को छोड़ के जो सेक्शन 5 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और सब क्लॉज सी के अंदर दाखिल हों। ठीक है, सेक्शन 5 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का वो डील करता है कंडीशन फॉर हिंदू मैरिजेस से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेक्शन 5 को डिटेल में जानना है तो प्ले लिस्ट में जाके मेरा सेक्शन 5 का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, उससे सेक्शन 5 आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्लॉज बी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि वेयर द ग्राउंड ऑफ द पिटिशन इज द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 द पिटिशनर हैज नॉट इन एनी मैनर बी एक्सेसरी टू और connived at or condoned the act or acts complained of or where the grounds of the petition is cruelty, the petitioner has not in any manner condoned the cruelty। तो क्लॉज बी में ही दिया गया है कि अगर पिटिशन जो है वो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 के ग्राउंड पे दाखिल हुआ है तो पिटिशनर जो है वो किसी भी तरह से उस एक्ट में सहायक नहीं होना चाहिए, या फिर पिटिशनर ने ऐसे एक्ट को जानबूझ के अनदेखा न किया हो, या फिर पिटिशनर ने ऐसे किसी एक्ट को माफ न कर दिया हो। ठीक है, और अगर पिटिशन जो है वो क्रूअल्टी के ग्राउंड पे दाखिल हुआ है तो पिटिशनर ने किसी भी मैनर से उस क्रूअल्टी के एक्ट को माफ न किया हो। तो सेक्शन 13 जो है वो डिवोर्स से डील करता है। सेक्शन 13 के सबसेक्शन में ये दिया गया है कि अगर हस्बैंड या वाइफ ने किसी ने कोर्ट में अगर डिवोर्स के लिए पिटिशन दाखिल किया है इस ग्राउंड पे कि उनका जो जीवन साथी है वो उनको छोड़ के किसी और के साथ उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है। ठीक है, तो क्लॉज बी में ही दिया गया है कि अगर इस ग्राउंड पे कोई पिटिशन दाखिल हो रहा है तो पिटिशनर जो है वो किसी भी तरह से किसी भी मैनर से उस एक्ट में, मीन्स जो कौन से एक्ट में, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक्ट है उस एक्ट में किसी भी तरह से वो सहयोगी नहीं होना चाहिए, या फिर उसको मालूम था कि ऐसा एक्ट हो रहा है फिर भी उसने जानबूझ के उस एक्ट को अनदेखा किया, तो पिटिशनर को ऐसे एक्ट को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा एक्ट हुआ है तो
पिटिशनर को उस एक्ट को माफ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि सब उसने माफ कर दिया, 3-4 साल तो कुछ नहीं बोला, बाद में उसी ग्राउंड पे वो डिवोर्स के लिए आ गया है, या फिर उसने जानबूझ के ऐसा एक्ट करने के लिए सहायता की और बाद में उसी ग्राउंड पे वो डिवोर्स के लिए आ गया है, या फिर उसको मालूम था कि ऐसा एक्ट हो रहा है और उसे जानबूझ के चुप था कि इसको मैं डिवोर्स ग्राउंड के लिए यूज करूंगा। इसीलिए सब क्लॉज बी में दिया गया है कि अगर पिटिशन जो है वो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सेकंड में दाखिल है तो ऐसे पिटिशन में पिटिशनर जो है वो ऐसे एक्ट में सहयोगी नहीं होना चाहिए। अगर पिटिशनर को ऐसे एक्ट के बारे में मालूम है तो वो ऐसे एक्ट के बारे में वो जानबूझ के अनजान नहीं बनना चाहिए और ऐसे एक्ट को उसने माफ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर जो पिटिशन है वो क्रूअल्टी के ग्राउंड पे दाखिल हुआ है तो पिटिशनर को उस क्रूअल्टी को, जो उस पर क्रूअल्टी हुई थी, उस क्रूअल्टी को किसी भी मैनर से माफ नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उसने उसके क्रूअल्टी हुई, उसने माफ कर दिया और फिर दोनों अच्छे साथ में रहने लगे, बाद में फिर उसने उसी क्रूअल्टी ग्राउंड पे 2 साल बाद उसने पिटिशन दाखिल कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही दिया है क्लॉज बी में। हम देखते हैं क्लॉज बी में क्या दिया गया है कि व्हेन अ डिवोर्स इज सट ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल कंसेंट, सच कंसेंट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर डिवोर्स के लिए पिटिशन म्यूचुअल कंसेंट के साथ दाखिल किया गया है तो जो कंसेंट है वो कंसेंट वो फ्रॉड के द्वारा या फिर फोर्स के द्वारा फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्लॉज सी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि द पिटिशन not being a petition presented under section 11 is not presented or prosecuted in collusion with the respondent। तो क्लॉज सी में दिया गया है कि सेक्शन 11 के अंदर दाखिल पिटिशन को छोड़ के और अगर कोई पिटिशन दाखिल हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो वो पिटिशन जो है वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट ने आपस में मिली भगत करके या फिर आपस में साठ गांठ करके न दाखिल किया हो। अब हम क्लॉज डी देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि देयर हैज नॉट बीन एनी अननेसेसरी और इम्प्रॉपर डिले इन इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसीडिंग। और जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, जो केस दाखिल हुआ है, उस केस को दाखिल करने में अननेसेसरी या फिर इम्प्रॉपर डिले ना हुआ हो। और क्लॉज ई में क्या दिया गया है कि देयर इज नो अदर लीगल ग्राउंड्स व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड देन एंड इन सच केस बट नॉट अदरवाइज द कोर्ट शैल डिक्री सच रिलीफ अकॉर्डिंगली। तो क्लॉज ई में यही दिया गया है कि अगर ऐसा कोई वैध आधार नहीं है जिसके कारण पिटिशनर ने जो रिलीफ मांगा है वो नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे केस में, कैसे केस में, जो हमने क्लॉज ए में देखा, क्लॉज बी में देखा, क्लॉज डबल बी में देखा, क्लॉज सी में देखा और क्लॉज डी में देखा, लेकिन इन केसेस के अलावा नहीं। जो केसेस हमने देखे ए में, बी में, डबल बी में, सी में, डी में, तो ऐसे केसेस में, इनके व्यतिरिक्त नहीं, सिर्फ ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो इन केसेस के अनुसार डिग्री जो है वो पास कर देगी। ठीक है, तो सेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 में ही दिया गया है कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग दाखिल होती है, चाहे उस प्रोसीडिंग को डिफेंड किया जाए या फिर न किया जाए, अगर कोर्ट को ऐसा समाधान हो जाता है कि जिन आधारों पे रिलीफ मांगा गया है उन आधारों में से कोई एक आधार जो है वो विद्यमान है और पिटिशनर जो है वो अपने किसी रॉन्ग का या फिर डिसेबिलिटी का फायदा नहीं उठा रहा है, लेकिन ऐसे केसेस को छोड़ के जो केस सेक्शन 5 के क्लॉज सेकेंड के सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी और सब क्लॉज डी में दाखिल है। और अगर कोई पिटिशन सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज सेकेंड के अंदर दाखिल है तो पिटिशनर जो है वो ऐसे एक्ट में सहायक नहीं होना चाहिए या फिर ऐसे एक्ट को जानते हुए अनजान नहीं बनना चाहिए या फिर पिटिशनर द्वारा ऐसे एक्ट को माफ नहीं कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर पिटिशन जो है वो क्रूरता के ग्राउंड पर दाखिल है तो पिटिशनर द्वारा उस क्रूरता को माफ न कर दिया गया हो। ठीक है, और अगर डिवोर्स के लिए पिटिशन म्यूचुअल कंसेंट द्वारा दाखिल है तो जो कंसेंट है, रिस्पोंडेंट का जो कंसेंट है वो फ्रॉड द्वारा, फोर्स द्वारा या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा प्राप्त न किया गया हो। और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के अंदर दाखिल पिटिशन को छोड़ के जितने भी पिटिशन दाखिल होंगे वो पिटिशन रिस्पोंडेंट और पिटिशनर ने आपस में मिली भगत करके या फिर आपस में साठ गांठ करके न दाखिल किया हो। और जो भी पिटिशन दाखिल किया गया है या फिर जो भी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की गई है उस पिटिशन को दाखिल करने में या फिर ऐसी प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने में अननेसेसरी या फिर इम्प्रॉपर डिले ना हुआ हो। और पिटिशनर ने जो रिलीफ मांगा है उस रिलीफ को ग्रांट ना करने के लिए कोई अगर वैध कारण नहीं है तो कोर्ट जो है ऐसे केसेस में, जो हमने क्लॉज ए टू सी में देखा, लेकिन सिर्फ ऐसे ही केसेस में, ऐसे केसेस के अलावा दूसरे केस में नहीं, तो अगर ऐसे केसेस हैं जो हमने क्लॉज ए टू सी में देखा तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो भले ही उस केस को डिफेंड किया गया हो फिर न किया गया हो, अगर कोर्ट को समाधान हो जाता है कि केस ऐसा है जैसा कि क्लॉज ए टू सी में दिया गया है तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो रिलीफ के लिए डिक्री जो है वो पास करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सबसेक्शन 2 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू ग्रांट एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस in every case where it is possible so to do
consistently with the nature and circumstances of the case to make every endeavor to bring about reconciliation between the parties। तो सबसेक्शन 2 में यह दिया गया है कि किसी भी प्रोसीडिंग में कोई भी रिलीफ ग्रांट करने से पहले कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट पहले मामले की प्रकृति को और मामले की परिस्थिति को देखते हुए जहाँ पे संभव हो दोनों पक्षकारों के बीच में आपस में मेल मिलाप कराने का प्रयास करें। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंड इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग वेयर इन रिलीफ इज शट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6 और क्लॉज 7 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। तो इसमें आगे दिया गया है कि परंतु सबसेक्शन 2 में जो बातें दी गई हैं वो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के अंदर दाखिल पिटिशन पे लागू नहीं होंगी। ठीक है, मीन्स अगर डिवोर्स पिटिशन रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लेप्रेसी, वेनरल डिसीज, रेनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, इन सब ग्राउंड के आधार पर दाखिल है तो सबसेक्शन 2 में जो बातें दी गई है वो उस पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। मीन्स ऐसे मैटर में कोर्ट को कोई रिलीफ ग्रांट करने से पहले पक्षकारों में आपस में मेल मिलाप कराने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 में यह दिया गया है कि किसी प्रोसीडिंग में कोई रिलीफ ग्रांट करने से पहले कोर्ट की प्रथम ड्यूटी है कि उन दोनों पक्षकारों के बीच में आपस में मेल मिलाप कराने का प्रयास करें। उसमें आगे दिया गया है कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 में दाखिल है, मीन्स अगर रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लेप्रेसी, वेनरल डिसीज, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड, इन सब ग्राउंड के आधार पर डिवोर्स का पिटीशन दाखिल है तो ऐसे पिटीशन में कोर्ट को पक्षकारों के बीच आपस में मेल मिलाप कराने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 3 देखते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग द कोर्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट सच रिकंसिलिएशन द कोर्ट में इफ द पार्टी सो डिजायर और इफ द कोर्ट थिंक्स it's just and proper so to do adjourn the proceeding for a reasonable period not exceeding 15 days and refer the matter to the person named by parties in this behalf or to any person nominated by the court if party fails to name any person with directions to report to the court as to whether reconciliation can be and has been effected and the court shall in disposing of the proceedings have due regard to the report। So friends, subsection 3 में ही दिया गया है कि for the purpose of aiding the court in bringing about the reconciliation के लिए कोर्ट को मदद करने के लिए तो आगे क्या दिया गया है कि the court में if the party so desire or if the court think it just and proper so to do, अगर केस के पक्षकार ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं या फिर कोर्ट को ऐसा करना उचित लगता है तो आगे क्या दिया गया है कि adjourn the proceedings for a reasonable period not exceeding 15 days। तो कोर्ट जो है केस की प्रोसीडिंग को एडजर्न कर सकता है लेकिन वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या दिया गया है कि एंड रेफर द मैटर टू द पर्सन नेम्ड बाय पार्टीज इन दिस बिहाफ और टू एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कोर्ट इफ द पार्टी फेल्स टू नेम एनी पर्सन। तो मैटर को एडजर्न करने के बाद कोर्ट जो है उस मैटर को रिकंसिलिएशन के लिए ऐसे व्यक्ति के पास भेजेगा जिस व्यक्ति का नाम केस के जो पक्षकार हैं उन्होंने सजेस्ट किया हो और अगर केस के पक्षकार ने ऐसा कोई नाम सजेस्ट नहीं किया है तो कोर्ट जो है वो कोर्ट द्वारा नॉमिनेट किए गए पर्सन के पास मैटर को रिकंसिलिएशन के लिए भेजेगा और कोर्ट जो है वो उस मैटर को रिकंसिलिएशन के लिए इस डायरेक्शन के साथ भेजेगा। कोर्ट ऐसा डायरेक्शन देके भेजेगा कि वो जो व्यक्ति है जो रिकंसिलिएशन करने वाला है वो व्यक्ति चाहे वो कोर्ट द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन हो या फिर उन पक्षकारों द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन हो। ठीक है, तो कोर्ट ऐसे नॉमिनेटेड पर्सन को डायरेक्शन देगा कि मैटर में रिकंसिलिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है या फिर मैटर में रिकंसिलिएशन हो गया है। जैसा भी हो वैसी रिपोर्ट वो कोर्ट को भेजे और कोर्ट जो है वो उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उस मैटर का निपटारा करेगी। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 में दिया गया है कि रिकंसिलिएशन के लिए कोर्ट को मदद करने के लिए अगर केस के पक्षकार ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं या फिर कोर्ट को ऐसा करना प्रॉपर लगता है तो कोर्ट जो है मैटर को एडजर्न कर सकता है लेकिन जो एडजर्नमेंट होगी वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और मैटर को एडजर्न करने के बाद कोर्ट जो है उस मैटर को रिकंसिलिएशन के लिए मीन्स पक्षकारों में आपस में मेल मिलाप कराने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास भेजेगा जो व्यक्ति केस के पक्षकारों द्वारा नामित किया गया हो और अगर केस के पक्षकार ऐसे व्यक्ति का नाम देने में फेल होते हैं तो कोर्ट खुद के द्वारा नामित व्यक्ति के पास ऐसे मैटर को रिकंसिलिएशन के लिए भेजेगा और उस व्यक्ति को जिसके पास मैटर रिकंसिलिएशन के लिए भेजा गया है ऐसा डायरेक्शन देगा कि वो कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें कि उस मैटर में रिकंसिलिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है या फिर उस मैटर में रिकंसिलिएशन हो गया है और कोर्ट जो है वो उस मैटर का निपटारा करते समय
उस रिपोर्ट को ध्यान में रखेगा। फ्रेंड्स, अब हम सब सेक्शन 4 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि इन एवरी केस वेयर अ मैरिज इज डिसॉल्व बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स द कोर्ट पासिंग द डिक्री शैल गिव अ कॉपी देयर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट टू ईच ऑफ द पार्टीज। तो सब सेक्शन 4 में यह दिया गया है कि ऐसे सभी केस में जिसमें मैरिज को डिवोर्स के डिक्री द्वारा डिसॉल्व किया जाता है, तो वो न्यायालय जो ऐसी डिक्री पास करता है उस डिक्री की कॉपी मुफ्त में उस केस के जो पक्षकार है उनको देगा। मीन्स अगर डिवोर्स पिटिशन में कोर्ट डिवोर्स की डिक्री ग्रहण करता है तो कोर्ट को जो है वो उस केस के जो पक्षकार हैं उन दोनों को डिक्री की जो कॉपी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।